हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आकृति और आज मैं लेकर आई हूँ चैप्टर थर्ड चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। पहले तो मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहूँगी, तबीयत ख़राब होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन आज बेटर फील हो रहा है तो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। ठीक है, चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। आरंभिक नगर क्या था? आरंभिक नगर उस समय लोग खेती करने लगे थे, जानवर पालने लगे थे और उनकी फन लाइफ जो है सेटल हो चुकी थी, इसीलिए उन्हें मकान की आवश्यकता पड़ने लगी थी। अब वो मकान बना के रहने लगे थे और ये मकान धीरे धीरे नगरों में विकसित होने लगे थे, है ना। तो इन नगरों के बारे में हमें कैसे पता चला? नगरों के बारे में लगभग 150 साल पहले पंजाब, जो आज का पाकिस्तान है, उस एरिया में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो वहाँ पे इंजीनियर्स ने अचानक से इस हड़प्पा स्थल को खोज लिया। पुरा स्थल क्या होता है? जो इतिहास से संबंधित होते हैं स्थान, है ना, जहाँ पर पुरानी चीज़ों के अवशेष मिलते हैं। तो वहाँ पर किन चीज़ों के अवशेष मिले थे? ईंटों के। तो इंजीनियर्स को लगा था कि भाई ये ईंट बहुत मजबूत है, तो इन्हें इमारतें मतलब इनसे रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। जो उस समय की इमारतें थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, कुछ बाकी, उनमें से कुछ ही बाकी थी। लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, यानी कि इस स्थान को जो सही तरीके से ढूंढा गया था वो लगभग 80 साल पहले ही ढूंढा गया था, है ना। तो और जो बाकी ये नगर जो था पाकिस्तान में जो मिला था, ये सबसे पहले मिला था और ये उपमहाद्वीप का सबसे पुराना नगर था। ठीक है, तो इसे जो है बाकी के नगरों की खोज जो थी वो इसके बाद हुई थी, इसीलिए इन सबको हड़प्पा की सभ्यता की इमारतें कहा गया, है ना। और इन शहरों का जो निर्माण था वो लगभग 4700 साल पहले हुआ था। 4700 साल पहले इन इमारतों का निर्माण हुआ था। अब हम इन नगरों की विशेषताएं पढ़ेंगे। इन नगरों की विशेषताएं क्या थी? ये नगर जो थे दो हिस्सों में बटे हुए थे। दो हिस्सों में, जैसे कि एक पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। जो पूर्वी भाग था वो ऊंचाई पर बना हुआ था लेकिन बड़ा था, है ना। पूर्वी भाग जो था वो बड़ा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, और जो पश्चिमी भाग था वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था। तो जो ऊंचाई पर बना हुआ था यानी कि पश्चिमी भाग जो था उसे नगर दुर्ग कहा गया, क्योंकि वो ऊंचाई पर बना हुआ था। और जो पूर्वी भाग था वो निचाई पर बना गया था, इसलिए उसे निचला भाग कहा गया, निचला नगर। दोनों हिस्सों की जो चार दीवारियाँ थी, पूरे नगर को पता मतलब दो हिस्सों में बटा हुआ था, पूर्व पश्चिम, लेकिन इस पूरे नगर की जो चार दीवारियाँ थी वो बहुत ही पक्की और मजबूत ईंटों से बनाई गई थी। और आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि 4700 साल बाद भी उस नगर की ईंटें बची हुई थी, तो वो खुद ही इतनी मजबूत होती होंगी। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। खास इमारतें जैसे मोहनजोदाड़ो में एक स्नानागार बनाया गया था। स्नानागार जो था वो मतलब नहाने के लिए बनाया गया था लोगों को किसी खास अवसर पर। ठीक है, वो कैसे बनाया गया था? वो उसके चारों तरफ ईंटें थी, ईंटों पर प्लास्टर किया गया था और प्लास्टर से पानी का रिसाव ना हो इस पर चारकोल की परत भी चढ़ाई गई थी, और उसमें कुएं से पानी डाला जाता था। मतलब उस समय के लोग भी काफ़ी टेक्निक यूज़ किया करते थे, जैसे पानी का रिसाव ना हो उसके लिए प्लास्टर लगाना, है ना। चारों तरफ उसके कमरे बनाए गए थे ताकि वहाँ पर लोग मतलब जैसे विशेष अवसर पर आए और वहाँ पर रहें। और दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनाई गई थी ताकि उस तालाब में उतरा जा सके और नहाया जा सके। ठीक है, ये देखिए इसमें मैप में आपको दिख रहा है मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा एंड ये लोथल, है ना।
मोहनजोदड़ो को में तो स्नानागार मिला है और कालीबंगा लोथल में आपको भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह मतलब जहाँ पर अन्न का अनाज जो था, उनकी फसलें तो जो थी उनका वो संग्रह करके रखते थे। ठीक है। और ये जो चनोदड़ो, वेरीवाला, सुतका कोका, धोलावीरा, सुरकोतदा, ये उस समय के आरंभिक नगर हैं जो आज के गुजरात, पंजाब, हरियाणा में मिले हैं। यानी कि ये जो एरिया दिखाया गया है ये गुजरात और पंजाब, हरियाणा का एरिया है। ठीक है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे उस नगर के मकान कैसे थे। ये देखिए, एक बार पिक देख लीजिए। ये है मोहनजोदड़ो की स्नानागार की पिक। ठीक है। यहाँ पर दोनों तरफ ये सीढ़ियाँ बन रही हैं, दिख रहा है, इधर और इधर, और ये चारों तरफ कमरे बने हुए हैं, है ना। इन चारों तरफ कमरे आज मतलब अच्छी तरह से मौजूद नहीं हैं, बचे नहीं हैं, टूट गए हैं। इस वजह से इस पिक में ऐसे दिखाए गए हैं। अब चलते हैं भवन, नाले और सड़कें। उस समय की जो भवन व्यवस्था थी वो कैसी थी। उस समय के जो घर थे वो 1 या 2 मंजिल के बने हुए होते थे, है ना। हर घर में आंगन होता था, आंगन के चारों तरफ कमरे होते थे, हर घर में एक अलग अलग स्नानागार भी होता था, और कुछ घरों में कुएं भी पाए जाते थे। कुएं कैसे घरों में होते होंगे आप लोग ही मुझे बताइए। मेरे ख्याल से तो कुएं ऐसे उस घर में होते होंगे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती होगी, जैसे कि शासक होते होंगे, अच्छे शिल्पकार होते होंगे, अच्छे व्यवसायी होते होंगे, और जो आम गरीब जनता होती होगी वो पानी के लिए नदियों का, तालाब, झरनों का प्रयोग किया करती होगी, है ना। क्योंकि आज के समय में भी अच्छी फैसिलिटीज़ उन्हीं के पास होती हैं जो हाई सोसाइटी के लोग होते हैं। उसके बाद है कई जो ये नाले थे नगरों के वो ढके हुए होते थे, है ना, और ये एक ही लाइन में बनाए गए थे। इनमें ढलान दिया गया था ताकि पानी अच्छे से बह सके, और इनमें ढके हुए थे तो इनकी साफ़ सफाई करनी भी ज़रूरी थी। इसीलिए जगह जगह बड़े बड़े मेन हॉल भी बनाए गए थे ताकि उनके ज़रिए उनसे सफाई की जा सके। आज के नाले तो ऐसे ही खुले हुए रहते हैं, गंदगी बढ़ती है उनसे। उसके बाद देखिए नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में नगरीय जीवन कैसा रहा होगा। नगरीय जीवन कैसा, उनकी वहाँ की इमारतों को देखकर लगता है कि वहाँ पर बहुत हलचल रहती होगी और वहाँ पर कुछ खास ही लोग रहते होंगे, ऐसे लोग जो बार मतलब अच्छी अच्छी इमारतों का प्रयोग कर बनवाते रहते होंगे, अच्छी अच्छी इमारतें, है ना। जैसे वहाँ पे हो सकता है राजा भी रहते हो, और वहाँ पर ऐसे मतलब धातु, बहुमूल्य पत्थर, ऐसी चीज़ों के भी अवशेष मिले हैं, जिससे ये पता चला है कि ये लोग इन सब चीज़ों का भी यूज़ करते होंगे। तो इन सब चीज़ों का यूज़ वो किस लिए करते होंगे, इन सब चीज़ों का वो यूज़ करते होंगे इमारतें बनवाने के लिए, या फिर अपना शिलालेख लिखवाने के लिए, है ना। बहुमूल्य पत्थर कैसे होते हैं, जैसे संगमरमर, है ना, उससे ताजमहल बनाया गया है। इस तरह के पत्थरों को बहुमूल्य पत्थर कहते थे। शासक जो लोग थे वो शायद खूबसूरत मोतियों का और सोने चांदी से आभूषणों का प्रयोग भी करते थे। ये सब चीज़ें कैसे पता चली है, वहाँ पर इन सब चीज़ों के अवशेष मिले हैं। उसके बाद है उन नगरों में लिपिक भी होते थे। लिपिक कौन होते हैं, जो मोहर आदि पर लिखते थे। मोहर होती है ना, स्टैम्प्स, उन पर लिखते थे। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार भी थे। शिल्पकार कौन होते हैं, जो बिज़नेस करने वाले होते हैं, छोटा मोटा कार्य करने वाले होते हैं ना, वो जो मतलब कढ़ाई सिलाई ये सब करते हैं, या फिर मतलब इमारतों पर काम करते हैं ना, उनको दुआने का, डिज़ाइन वगैरह खोदने का, वो उन्हें शिल्पकार कहते हैं। हो सकता है ये शिल्पकार जो है स्त्रियाँ ही हों, या हो सकता है पुरुष हों, या फिर ये दोनों ही हो सकते हैं। अब यहाँ देखिए आपको ये मोहनजोदड़ो की एक सड़क दिखाई गई है, और ये ढका हुआ नाला दिखाया गया है ना। और नीचे की तरफ आपको एक कुआं दिखाया गया है।
ये इसको इसी टाइप के कुएँ से, ये घरों में कुएँ हैं, है ना, इन्हीं टाइप के कुओं से पानी मिलता होगा घरों में। ये देखिए यहाँ पर आपको ये मोर दिखाई गई है। मोर पर एक जानवर का चित्र बना गया है और उस तरह की आम भाषा के में कुछ लिखा हुआ है इस मोर पर, है ना। और दूसरी पिक में आपको दिखाए गए हैं मिट्टी के जानवर जिनसे बच्चे खेलते होंगे, ये खिलौने हैं उस वक्त के। अब देख, आपका टॉपिक है नगर और नए शिल्प। नगर और नए शिल्प का मतलब है कि अब नए नए नगर के आने लगे थे सामने और नए नए काम सामने आने लगे थे, मतलब नए नए शिल्प आने लगे थे। ठीक है, जैसे उस समय लोग पत्थर औजार बनाया करते थे, अब क्या करते थे, अब गहने बनाने लगे थे, बर्तन बनाने लगे थे, है ना। और ये देखिए बाट बनाने लगे थे। बाट ये चाट पत्थर के बने गए हैं। बाट का यूज़ आप लोगों को सबको पता ही है, ये वे मेज़रमेंट के लिए होता है, वज़न तोलने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और औजार तांबे से और कांसे से जो है औजार बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे, गहने भी बनाए जाते थे, लेकिन सोने चांदी से केवल गहने और बर्तन ही बनाए जाते थे। कांसे और तांबे से गहने कौन बनाता होगा, मतलब आम लोग जो होते होंगे, जो सोना नहीं खरीद सकते होंगे, वो तांबे के और कांसे के जो है गहने पहनते होंगे, या फिर पत्थर के गहने पहनते होंगे। ये देखिए आपको इसमें माला दिखाई गई है। ये पत्थरों को काट काट कर बनाई गई है, पत्थर के मोती बनाकर। ठीक है, और ये एक धारदार हत्या औजार है। ठीक है, ये धारदार औजार हैं जो पत्थर को काट कर बनाए गए हैं। अब ये देखिए, जो लगभग 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती हुई होगी, तो वहाँ पर जो है कपास के और कपड़ों के अवशेष मिले हैं। तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं कपड़े, और पक्की मिट्टी से फ्रांस तथा तकलिया मतलब तकलियाँ भी मिलती थी, है ना। उस टाइम फ्रांस से बनी हुई। तो फ्रांस क्या होता है, ये से हम आगे बताएंगे कपड़ों के बारे में। एक तो अवशेष मिले हैं और दूसरा ये देखिए ये मूर्ति मिली थी, इस मूर्ति पर कपड़े पहनाए गए हैं। ये देखिए इस आदमी के कपड़ों पर को देखिए, इस पर कपड़े का डिज़ाइन कैसा दर्शाया गया है। कपड़ों की भी मतलब उस समय कपड़ों का भी यूज़ किया जाने लगा था। ठीक है, अब ये जो काम होता था शिल्पकारी का, या मतलब कोई अलग तरह से ये जो काम होता था वस्तुओं पर चित्रकाशी करने का, ये सब क्या है, विशेषज्ञों ने क्या क्या होता। विशेषज्ञ किन्हें कहते हैं, जो खास स्पेशल लोग होते हैं, स्पेशल लोग होते हैं, जो उनके अलावा और कोई इस काम को कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो जैसे ये देखिए यहाँ पर एक मूर्ति ये दिखाई गई है। फिर से मैं आपको ये मूर्ति दिखाना चाहूँगी। इसमें जो है ये देखिए इसकी दाढ़ी कितनी सफाई से दिखाई गई है इसमें बनाकर। और ये देखिए इसके कपड़ों का डिज़ाइन भी इतने अच्छे से बनाया गया है। तो ये सब खास लोग ही बना सकते हैं और कोई नहीं। उसके बाद है फ्रेयॉन्स के लिए हमने ऊपर पढ़ा था। फ्रेयॉन्स जो है ये एक आर्टिफिशियल तौर पर तैयार किया जाता है, और इससे चूड़ियाँ और छोटे बर्तन मोती बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये कैसे बनाई जाती है, इसको रेत होता है, बालू रेत या स्फटिक पत्थर, उसे गोंद में मिलाकर बनाया जाता है और इसके ऊपर चिकनी परत चढ़ा दी जाती है।
अब कच्चे माल की खोज। कच्चा माल क्या होता है? जो प्राकृतिक रूप से मिलता है ना, या फिर किसान इसे खुद पैदा करते हैं, जैसे लकड़ी हुई या धातु हुए, सोना चांदी, ये सब जो होता है वो कच्चा माल होता है। कच्चा माल कताई बुनाई करके कपड़ा, कच्चा माल जैसे कपास होता है, कच्चा माल है कपास, और कपास की कताई बुनाई करके इससे कपड़ा तैयार किया जाता है, तो उसे रॉ मटेरियल से यूज़फुल थिंग में बदला जाता है। और कुछ कुछ तो ऐसे मिल जाती थी, जैसे कपास, लकड़ी, मानो ये सब तो कुछ कुछ मिल जाते थे, लेकिन कुछ को बनाना दूर से मंगाना पड़ता था, जैसे तांबा, सोना, चांदी, लोहा, ये सब बाहर से मंगाने पड़ते थे। अब देखते हैं कि ये लोग ऐसे ऐसी चीज़ें कहाँ से मंगाते होंगे। उस समय ये लोग तांबे का आयात जो है, तांबा तो राजस्थान से मंगाते होंगे और मंगाते थे, और एशियाई देश ओमान से भी तांबा मंगाया जाता था। तांबे में तीन धातु मिलाकर कांस्य धातु बनाई जाती थी, और कांस्य जो था वो आधुनिक ईरान या अफ़गानिस्तान से भी मंगाया जाता था। सोने का जो आयात किया जाता था वो कर्नाटक से मंगाया जाता था, और बहुमूल्य पत्थर जैसे कि आपका संगमरमर है और लाहौरी पत्थर है, इन सबको गुजरात और ईरान, अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था। अब आप ये बताइए कि उस समय चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता होगा, क्योंकि उस समय तो यातायात के साधन भी प्रॉपर वे में नहीं थे। तो ये देखिए, यहाँ पर एक बुग्गी दिखाई गई है आपको, बुग्गी बोल सकते हैं सही, आप गाड़ी बोल सकते हैं 2 पहियों की। इस गाड़ी में सामान ढोया जाता होगा, इस तरह की गाड़ियों में। ये खिलौना है, और इसी तरह की बड़ी गाड़ियाँ बनाई जाती होंगी, उनमें ऐसा सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता होगा। ज़मीन जुताई के लिए जो है हल का प्रयोग करने लगे थे लोग, है ना। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन क्या हुआ करता था? उस समय लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। गाँव के लोग जो थे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे, किसान और चरवाहे के शहरों में रहने वाले। अब ये जो गाँव के लोग तो खेती करते थे, और जो नगरों में लोग रहते थे वो मतलब अलग अलग उनका बिजनेस होता था। कोई लेखन का कार्य करता था, मतलब किताबें लिखता था, हिसाब किताब लिखता था, कोई दस्तकार था, कोई राजा महाराजा थे। तो ये सब किस पर डिपेंड करते थे? ये सब लोग किसान पर डिपेंड करते थे। और किसान कहाँ थे? गाँवों में। और ये हड़प्पा के लोग जो थे, अब गेहूँ, जौ, मटर, दाल, धान, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाने लगे थे। ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था, है ना। हल का प्रयोग अब एक नई बात थी, ये देखें, ज़मीन की जुताई का प्रयोग करने के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी, है ना। हल का प्रयोग मतलब पहली बार किया जा रहा था। इस समय हल का प्रयोग करना नई बात थी, और हल जो थे वो लकड़ी से बनाए जाते थे। हल के आकार खिलौने के मिले हैं, ये देखिए यहाँ पर एक आपको दिखाया गया है हल का आकार का खिलौना। और इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने अपने ही कुछ अलग तरीके अपनाए होंगे, जैसे उन्होंने पानी को इकट्ठा किया होगा, है ना, पानी इकट्ठा करके रहते होंगे। हड़प्पा के लोग जो है वो गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालने लगे थे, और यह जो बस्तियां बसाई जाती थी वो तालाब और चरागाह के आसपास ही होती थी। लेकिन सूखे महीनों में जो ये भेड़ बकरी होते थे, इनको चारे और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता होगा, और वो लोग मछलियाँ पकड़ते थे, हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। अब देखते हैं गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। मतलब गुजरात में भी थोड़ा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हरियाणा, पंजाब और गुजरात में आरंभिक नगर मिले हैं। तो गुजरात में जो नगर मिला है वो है धोलावीरा। धोलावीरा जो था, वहाँ पर पानी साफ मिलता था और ज़मीन उपजाऊ होती थी। हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे, पहले नगर, वो 2 भागों में विभाजित थे, पूर्वी स्थल और पश्चिमी स्थल। लेकिन ये 3 भागों में बटा हुआ था, और 3 भागों में बटा हुआ था, और इसके चारों तरफ की जो दीवारें थी वो ऊंची ऊंची बनाई गई थी। इस नगर के अंदर आने के लिए एक प्रवेश द्वार थे बड़े बड़े,
और नगरों में एक खुला मैदान भी था जहाँ पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाए, मतलब जहाँ पर समस्त समाज के लोग आ सकते थे और जो उनका सामाजिक कार्य होते थे वो कर सकते थे, जैसे मेला वाला लगना, ये इस तरह से ना। और कुछ अवशेषों में जो है हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों में पत्थर भी पाए गए हैं खुदे हुए। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था, है ना। ये जो पत्थरों पे अभिलेख मिले थे, अभिलेख मतलब जैसे राजा अच्छे काम करते थे, मैंने आपको पहले भी बताया था, राजा जो अच्छे काम करते थे उन्हें पत्थर पर या लकड़ियों पर गुदवा देते थे। तो ये जो पत्थरों पर अभिलेख मिले थे उन्हें लकड़ी में जड़वाया गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए गए थे। मतलब जो धोलावीरा में वो मिला था अभिलेख, वो एक अनोखा अवशेष था। क्यों? क्योंकि हड़प्पा के लेख जो थे वो मोहर जैसी छोटी चीज़ों पर ही पाए गए थे। अब देखिए, गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली जो है साबरमती की एक नदी थी, उसके किनारे लोथल नगर बसा हुआ था, है ना। खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे लोथल नगर बसा हुआ था। वहाँ पर क्या मिला है? पत्थर, शंख और धातुओं जैसी चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र मिला था, क्योंकि वहाँ पर कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। ठीक है। इस नगर में एक भंडार गृह भी मिला है। भंडार गृह मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ पर फसलें एकत्रित की जाती हैं। भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन मिले हैं। मुद्रांकन जहाँ जिनसे मुद्रा अंकित की जाती है, और मोहरबंदी भी मिली है। मोहरबंदी अब हम आपको भी बताएंगे, बाद में आगे बताऊंगी। लोथल का बंदरगाह, ये देखिए, लोथल का एक बड़ा तालाब मिला है यहाँ पर, और यहाँ ये एक बंदरगाह होगा। बंदरगाह जहाँ पर नावें आती हैं, जहाज आते हैं और सामान उतार कर ले जाते हैं या चढ़ाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर इमारतें जो मिली हैं वो संभवतः मोती बनाने का काम करती होंगी, क्योंकि वहाँ पर मोतियों के अवशेष मिले हैं। कुछ बने हुए मोती हैं, कुछ बिना बने अध बने मोती हैं। मोती बनाने के उपकरण हैं वहाँ पर मिले हैं। अब देखिए, मोहर मुद्रांकन या मोहरबंदी। मोहरों का प्रयोग जो है सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। मतलब जब हम सामान भेजते हैं थे उस समय, तो उस पर मोहर लगा कर भेजते थे। ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह सामान तभी तो पता चलता था कि भाई ये सामान कौन से व्यापारी के यहाँ से आया, कैसे आया, जैसे आज भी लोग करते हैं। और उन पर कैसे मोहर लगाते थे, वो थैला बंद कर उस पर गिल्ली मिट्टी पोत कर उस पर मोहर छाप देते थे। अगर वो मोहर टूटी हुई होती थी तो इसका मतलब इसके साथ छेड़खानी की गई है, और अगर नहीं हुई, टूटी हुई थी, तो वो छेड़छाड़ नहीं की गई थी। सभ्यता के अंत का रहस्य है। अभी ये सभ्यता का अंत होने लगा था। कैसे? लगभग 3900 साल पहले, यानी कि 3900 ईयर्स पहले अचानक से ये नगर जो है, नगरों को छोड़ दिया इन लोगों ने, और ये बाटों का प्रयोग भी कम हो गया, मोहर का भी प्रयोग कम हो गया, कच्चे माल आना बंद हो गया था, मोहनजोदड़ो में कचरे के ढेर बनने लगे थे, और जल जो पानी का निकलने का मतलब नालियाँ वगैरह थी वो भी सब नष्ट हो गई थी। सड़कों पर बस्तियाँ बसने लगी थी, झुग्गीनुमा झोपड़ियाँ बसने लगी थी। और इसके क्या कारण हो सकते हैं? कुछ का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, जंगलों का विनाश हो गया था, ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा बड़े बड़े झुंड और चारागाहों ने भी खाकर इसे ख़त्म कर दिया होगा, घास के मैदानों को। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी, लेकिन इन सब कारणों के ऐसे स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि हर इलाके में अलग अलग असर दिखाए गए हैं। जैसे बाढ़ का असर कुछ इलाकों में है, सूखे का असर भी कुछ इलाकों में है। और ऐसा हो सकता है कि राजाओं का जो नियंत्रण था वो समाप्त हो गया हो, और जो कुछ भी हो, परिवर्तन बिल्कुल साफ दिखाई देता है। मतलब सभ्यता ख़त्म हो चुकी थी। आधुनिक पंजाब, पाकिस्तान और सिंध की बस्तियाँ जो हैं वो उजड़ गई थी। कुछ लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर रहने लगे थे।
अब 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ, ठीक है। इनके बारे में अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। वेल इस चैप्टर से हमें ये तो नॉलेज हो जाती है कि उस सभ्यता का अंत जो था वो पॉल्यूशंस की वजह से भी हुआ था, गंदगी फैलने की वजह से हुआ था, पेड़ काटने की वजह से हुआ था। तो हमें इस चीज़ से सीख लेनी चाहिए कि हमें पॉल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए, पानी को सेव करके रखना चाहिए, जैसा कि हमें बार बार बताया जाता है। और मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अब प्लीज़ पॉल्यूशन ना फैलाएं और पानी भी बचा कर रखें, पेड़ उगाएं ताकि, और हमें अपना एनवायरनमेंट बचाना चाहिए, हमें अपना अर्थ को बचाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।